हेलो एवरीवन, हाजिर हूँ लेकर इस सीरीज का 8th एपिसोड। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे यांग काई ने अपने घर के बाहर मौजूद सीनियर सुमो और उसके चमचों को अपनी चालाकी और पावर दोनों से हराकर भगा दिया था। और ये सारी चीजें सीनियर सिस्टर ने भी अपनी आंखों से देखी थी, जो इतनी ज्यादा हैरान हो जाती है कि पेड़ से नीचे गिर जाती है। एंड में हमने देखा था कि यांग काई जंगल से लाई हुई जड़ी बूटियों का यूज करते हुए उस फर्नेस से धुआं लेने लगता है, जो उसकी बॉडी में जाते ही उसकी बॉडी तेजी से रिएक्ट करने लगती है। वो तेज स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करते हुए ब्रेक थ्रू कर लेता है। इस पार्ट के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि अपनी कल्टीवेशन को कंप्लीट करने के बाद जब हमारा यांग उस फर्नेस को चेक करता है तो वो पूरी तरीके से खाली हो चुका था। जड़ी बूटियों की सारी पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद वो कहता है कि ये तो कितनी जल्दी खत्म हो गया, लगता है मेरे 8 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स कम पड़ गए। वो तो अपनी कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स की वजह से परेशान था। यहाँ हमें दूसरी तरफ सीनियर सुमो को दिखाते हैं, जो कि अपने ख्यालों में उसी शॉपकीपर की बेटी को किस कर रहे थे, पर रियलिटी तो कुछ और थी। वो अपने उस चमचे को पकड़कर उसके होठों को चूमने की कोशिश कर रहा था। बेचारा अपनी इज्जत बचाने के लिए जद्दोजहद पे लगा हुआ था। वो चिल्लाकर सीनियर को जगाते हुए कहता है कि ब्रदर क्या कर रहे हैं आप। सुमो के नींद से उठने के बाद जब वो अपने सामने अपने चमचे को देखता है तो दोनों को ही सोचकर उल्टी आने लगती है कि अगर यूतियान ने उसे चिल्लाकर नहीं जगाया होता तो दोनों की ऑलमोस्ट किस हो ही जाती। यहाँ सोमो चिल्लाकर उन सभी से कहता है कि तुम लोग आधी रात को मेरे रूम में क्या कर रहे हो। वो सभी तो बहुत ज्यादा इनोसेंटली जवाब देते हैं कि बॉस आपने ही तो बुलाया था प्लानिंग प्लॉटिंग करने के लिए। थोड़ा सोचने के बाद जनाब को याद आता है कि अरे हाँ, उसने ही तो अपने सबसे बड़े दुश्मन के लिए प्लान बनाने के लिए नहीं यहाँ पे बुलाया था। वो उन सभी से कहता है कि अब जल्दी बताओ कि उस यांग का क्या करना है। उनमें से एक बच्चा आगे आते हुए कह रहा था कि बॉस आप फिक्र मत कीजिए, 4 दिन बाद मैं उसे चैलेंज करके अच्छा मजा चखाऊंगा। उसकी हड्डी पसली तोड़ने के बाद मैं उसे आपके सामने झुकाऊंगा। ये आइडिया सुनने के बाद तो सोमो को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो उस लड़के से कहता है कि तुझे क्या लगा मैं उस बेवकूफ से लड़के के इंतजार में 4 दिन वेट करूंगा। मुझे ऐसा कोई आइडिया बताओ जो कि मैं कल के कल ही अप्लाई कर पाऊँ। और जब तक तुम में से कोई मुझे एक अच्छा सा आइडिया नहीं देता तब तक तुम में से कोई भी अब सोने नहीं जाएगा। ये धमकी सुनने के बाद तो सभी के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। तभी यूदेन आगे आते हुए कह रहा था कि सीनियर ब्रदर मेरे पास एक कमाल का प्लान है। और फिर वो उसके कान में उस प्लान को डिस्कस कर देता है। सोमो की इविल स्माइल देखने के बाद हमें पता लग जाता है कि उसे ये प्लान सच में बहुत जबरदस्त लगा है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर हमारा यांग सफाई कर रहा था। कोर्टयार्ड की सफाई करते हुए वो खुद से कहता है कि कल की प्रैक्टिस की वजह से मेरी पावर बहुत तेजी से बूस्ट हो गई है, इसलिए आज भी जल्दी जल्दी काम निपटाने के बाद मैं फटाफट से प्रैक्टिस करने लग जाऊंगा। वो अपने काम में खोया हुआ था। तभी यूतेन उसके सामने आते हुए कह रहा था कि ब्रदर। यांग उसे वहाँ देखने के बाद चौंक गया था। वो उसे कहता है कि क्या काम है, जल्दी बताओ। यूतेन तो उसे मस्का मारते हुए कह रहा था कि ब्रदर यांग, आपने तो सुमो सीनियर को क्या मजा चखाया। आप तो सच में बहुत ज्यादा कमाल के हैं। अपनी तारीफ सुनने के बाद यहाँ पर यांग सोच रहा था कि ये तो सुमो का वफादार है ना, तो फिर ये मेरी तारीफ क्यों कर रहा है। अचानक से इसका हृदय परिवर्तन हो गया है क्या। वो तो सीधा सीधा उससे पूछ लेता है कि तुम मेरी तारीफ क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें भी सुमो पसंद नहीं। वो तो कह रहा था कि हाँ, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, वो मुझे बहुत ज्यादा परेशान करते थे, इसलिए मैं भी उनसे बदला लेना चाहता था, लेकिन तुमने तो उनके चमचे को मारकर मेरे दिल की मुराद पूरी कर दी। यांग को समझ नहीं आता कि ये रातों रात उसकी तारीफ क्यों कर रहा है। वो उससे और ज्यादा बातें उगलवाने के लिए कह रहा था कि क्या तुम्हें भी सुमो बहुत ज्यादा घटिया किस्म का लड़का लगता है, 1 नंबर का फैकू, अड़ियल, घमंडी और चमचों के साथ घूमने वाला। यांग ने तो यहाँ पर यूतिन को ही फंसा दिया था, जिसे सुनने के बाद दूर से हमारे सुमो को अपनी बुराई बहुत ज्यादा चुभती है। उसका तो दिल करा था कि वो जाकर यांग का मुंह तोड़ दे, पर उसके साथी उसे रोकते हुए कह रहे थे कि अरे ब्रदर क्या कर रहे हैं आप, थोड़ा सा शांत हो जाइए, थोड़ा सा, नहीं तो हमारा प्लान डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इतनी मुश्किल से बनाया हुआ प्लान वो खराब थोड़ी ना कर सकता था, इसलिए खून का घूंट पीकर रह जाता है। यहाँ पर ना चाहते हुए भी यूतिन को अपने इकलौते बॉस की बुराई करनी पड़ती है कि हाँ, मुझे भी वो बहुत ज्यादा बुरे लगते हैं। और क्यों ना लगे भाई, सीनियर होने के बावजूद भी लड़की छेड़ते हैं, अलग अलग लड़की पे उनका दिल आ जाता है, जूनियर्स को बुली करते हैं और अपने साथ इतनी बड़ी गैंग लेकर चलते हैं। तुम्हें पता है, उस गैंग में होने के बावजूद भी मेरी कोई इज्जत नहीं है, वो मुझे कुछ भी नहीं समझते। अपनी इतनी लंबी चौड़ी तारीफ अपने वफादार चमचे के मुंह से सुनकर तो सुमो का दिल फटा जा रहा था।
पर फिर से अपने गुस्से को शांत करते हुए वो ये सोचता है कि बस एक बार मेरा प्लान कामयाब हो जाए, फिर यांग तुझे तो मैं ऐसा मजा चखाऊंगा ना कि तू महीने भर बिस्तर से उठ नहीं पाएगा। सुमो का चमचा अपनी तरफ से बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था यांग को फंसाने की, पर यांग उसका हाथ पकड़ के खींचते हुए कह रहा था कि चलो साथ में जाके बदला लेते हैं। इससे तो उसकी हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। वो तो कह रहा था कि कैसी बात कर रहे हो यांग ब्रदर, तुम जानते हो मैं इतना ज्यादा पावरफुल नहीं हूँ कि उनसे जाके फाइट कर पाऊँ, इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ ना। तुम्हारी टेक्निक्स बहुत ज्यादा कमाल की है, तो क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? मैं यहाँ पर आपसे सीखूंगा। तुम्हारे वो मूव्स बहुत ज्यादा औसम थे, पावरफुल के साथ साथ स्पीड से भरे हुए। ये बोलते हुए यूतिन तो उसे ग्रीट करने लगा था। उसका इस तरीके का रिस्पॉन्स देखने के बाद यांग कहता है कि क्या सच में मेरे मूव्स इतने ज्यादा कमाल के थे? वो यूतिन से कहता है कि मैंने तो बस जांगहू को हराया है जो कि ओवर कॉन्फिडेंट था, मेरे मूव इतने भी कमाल के नहीं है। अपने मन में तो यूतिन भी यही सोच रहा था कि अगर तू लकी नहीं होता ना तो तूने जांगहू को नहीं हराया होता, और ना अभी मुझे तेरे आगे से झुककर एक्टिंग करनी पड़ रही होती। अपने गुस्से को संभालते हुए वो यांग से कहता है कि ब्रदर प्लीज आप अपने मुझे मूव सिखा दीजिए, मैं यहाँ पर आपकी एडवाइस के लिए आया हूँ। यांग तो चुपचाप उसकी नौटंकी को देख रहा था। तभी वो कहता है कि ये कुछ रिस्पॉन्स क्यों नहीं करा, लगता है मुझे थोड़ा और प्रेशर देना होगा। ये बोलने के बाद वो तो नौटंकी शुरू कर देता है कि अगर तुम मुझे नहीं सिखाओगे तो मैं यहीं बेहोश हो जाऊंगा, मेरी हालत खराब हो जाएगी। उसके ऐसे आड़े टेढ़े मुंह देखने के बाद तो यांग कह रहा था तो फिर तो तुम मेरे पास क्यों आए हो, डॉक्टर के पास जाओ ना। पर वो तो उसके हाथ पकड़ते हुए कह रहा था कि ब्रदर मुझे सिर्फ आप ठीक कर सकते हैं, इसलिए अपने मूव सिखाइए, मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। यांग को पता था कि ये ऐसे तो नहीं जाएगा, इसलिए उसे कुछ सोचना पड़ेगा। तो वो यूतिन से कहता है कि एक काम करो, तुम जांगहू के पास जाओ और उसे ऐसे ही मार देना। मेरे अटैक्स की वजह से वो घायल है, अगर तुम उसे पीटोगे तो तुम आराम से जीत जाओगे और तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा। पर यूतिन तो हाथ धो के उसके पीछे पड़ जाता है कि ब्रदर उससे पहले मैं कंफर्म करना चाहता हूँ ना, तो क्या मैं आपके साथ प्रैक्टिस कर सकता हूँ? यांग ना चाहते हुए भी उसके लिए रेडी हो जाता है, लेकिन वो कह रहा था कि मेरे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स बहुत ज्यादा कम है, अगर मैं जीता तो तुम्हें मुझे पॉइंट्स देने होंगे। पर यूतिन को लग रहा था कि वो यांग को हरा देगा, इसलिए कहता है कि चाहे तुम जीतो या हारो मैं तुम्हें कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स जरूर दूंगा, आखिर तुम मेरी इतनी हेल्प जो कर रहे हो। और फिर अपने मन में सोच रहा था कि तुम्हें पीटने के लिए मैं थोड़े कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स तो दे ही सकता हूँ। इससे पहले कि उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो पाती, यांग उसे रोकते हुए कह रहा था कि एक मिनट, तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल तो मुझसे 3 लेवल ऊपर है ना, फिर तुम मेरे साथ कैसे फाइट कर सकते हो? ये तो सेक्ट रूल के खिलाफ हो जाएगा। यूतिन तो पकड़ा गया था। वो कहता है कि आखिर इसे कैसे पता कि मेरा लेवल इससे ज्यादा हाई है? फिर वो अपने छोटे से दिमाग के घोड़े को दौड़ाते हुए कह रहा था कि ब्रदर पिछले साल मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गया था, जिससे मेरी कल्टीवेशन लेवल नीचे गिर गई और मैं वीक हो गया, इसलिए अगर देखा जाए तो हम दोनों सेम लेवल पर है, तो हम फाइट कर सकते हैं। ये बोलकर यूतिन तो फिर से फाइट के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन यांग का अब भी एक सवाल था। वो कहता है कि मुझे और भी कुछ पूछना है। बस अब ये देखकर तो सुमो का सब्र जवाब दे चुका था। उसका तो दिल कर रहा था कि वो यांग का गला दबा दे, ये फाइट क्यों नहीं कर रहा। उसके चमचे जैसे तैसे उसे कंट्रोल करते हैं, नहीं तो वो सच में उसे मार देता। यांग यूतिन से कह रहा था कि सीनियर ब्रदर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप मुझे कितने ज्यादा कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स देंगे ताकि बाद में कोई हेरा फेरी ना हो। यूतिन तो कह रहा था कि जितने भी तुम चाहो मैं तुम्हें उतने दे दूंगा, मुझ पे भरोसा रखो। पर यांग का कहना था कि नहीं, पहले आप कंफर्म बताइए कि आप कितने देंगे। वो कहता है कि ठीक है, एक पंच का 10 गुना। पर वो तो कह रहा था कि मेरे पास इससे भी अच्छा प्लान है। और फिर वो उसके कान में कुछ खुसफुसाता है, जिस पर दोनों एग्री हो जाते हैं और फिर वो फटाफट वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि जो यांग ने उससे मंगवाया था उसे वो लेने जाना था। वो तो कहता है कि यहाँ से जाना मत, बस मैं थोड़ी देर में आया, ओके। उसके जाने के बाद यांग यही सोच रहा था कि भला ऐसे भी लोग होते हैं इस दुनिया में जो मेरे हाथों से पिटने के बदले मुझे ही पैसे देना चाहते हैं। वो कहता है कि है तो काफी अजीब बात, लेकिन छोड़ो, खैर अपना फायदा हो रहा है तो कौन ज्यादा सोचे। ये सोच कर तो वो अपने काम में बिजी हो गया था। हमें दूसरी तरफ यूतिन को दिखाते हैं, जो बैग भर के एलेक्सर यांग के पास ले जा रहा था, क्योंकि यांग ने उससे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के बदले एलेक्सर मांगे थे। वो तो रास्ते भर में वो पोटली ले जाते हुए कह रहा था कि बदतमीज लड़का, उसने मुझसे इतने सारे हब्स मंगाए, पूरे 20 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स गए इसके बदले। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और ये सारा गुस्सा मैं उसे मार कर उतारूंगा। वो फटाफट उसके पास पहुंचकर कहता है कि जूनियर ब्रदर देखो, तुमने जो भी मंगाया था मैं सब ले आया, क्या अब हम फटाफट फाइट शुरू कर सकते हैं? अब इसके बाद तो हमारा यांग भी रेडी हो जाता है, क्योंकि उसे जो चाहिए था वो मिल गया। वो कहता है कि ठीक है, पहले आप शुरू कीजिए। यूतिन को तो यही चाहिए था, नेकी और पूछ पूछ। वो फटाफट से शुरू कर देता है अपने पंचेस, किक्स और फिस्ट बरसाने। यांग उसके सभी अटैक्स को बड़े आराम से ब्लॉक कर लेता है। ये सब देखने के बाद यूतिन एक जबरदस्त फिस्ट तैयार करते हुए उसकी छाती पर दे मारता है। पर ये पंच मारने के बाद तो उसी का हाथ सुन पड़ गया था। वो तो कह रहा था कि क्या पत्थर जैसी सॉलिड बॉडी है, मेरा तो हाथ ही टूट गया।
उसे पता लग गया था कि उसे यांग को हल्के में नहीं लेना, इसलिए वो विंड ब्लो नाम की टेक्निक का यूज करते हुए अपनी बॉडी से स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करना शुरू कर देता है। अब उसकी कल्टीवेशन थी तो काफी ज्यादा हाई, इसलिए उसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा तेज थी। उस स्पीड का यूज करते हुए वो यांग के चारों तरफ दौड़कर उसे पंचेस मार रहा था। यांग को दिखाते हैं जो बड़े मजे से उस विंड ब्लो टेक्निक के अंदर खड़े होकर उस मोमेंट को एंजॉय किए जा रहा था। उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ता और यहाँ यूतिन के हैंड्स तो पूरे रेड हो गए थे। उसे समझ नहीं आता कि उसकी इतनी पावरफुल टेक्निक इस लड़के को खरोच भी नहीं दे पाई, जबकि लोग तो अधमरे हो जाते हैं इससे पिटने के बाद। वही हमारा यांग सोच रहा था कि कितनी सॉलिड बॉडी मिली है उसे, इसका मतलब जांग हू को उसने कोइंसिडेंटली नहीं बल्कि पावर के साथ हराया था। अपनी सॉलिड बॉडी को फील करते हुए वो तो इतराना शुरू कर देता है। अब इतने सारे अटैक्स करने के बाद तो यूतिन का टाइम खत्म हो जाता है। अब यांग की बारी थी उसकी कुटाई करने की, तो वो तो एक इविल स्माइल दे रहा था और यहाँ यूतिन की सांस फूलने लगती है कि अब उसका क्या होगा। यांग ने एक जबरदस्त जंप लगा दिया था जिससे वो डॉच कर लेता है, पर हाथ आए मौके को कोई इतनी आसानी से थोड़ी ना जाने देने वाला था। यांग उसके पीछे पीछे पहुंचकर उसे इतना जबरदस्त किक मार के नीचे पटकता है ना, बेचारे की हालत खराब हो गई थी। उसे तो अपनी नानी याद आ जाती है। उस पर तो हमारा यांग उसके ऊपर चढ़कर उसे काफी जोर जोर से पंचेस मार रहा था। जरा सोचो, जिस थर्ड लेवल के स्पिरिचुअल स्पाइडर को उसने अपने पंचेस से मार दिया, उसके पंचेस से बेचारे यूतिन का क्या हाल हो रहा होगा। वो तो कहता है कि भाई मारेगा क्या मुझे जान से, मैं गिव अप करता हूँ, प्लीज जूनियर ब्रदर मुझे जाने दो। अब उसकी ऐसी दर्द भरी रिक्वेस्ट सुनने के बाद यांग उसे छोड़ते हुए कह रहा था कि चलो अब मैं जीत गया, लेकिन आपकी प्रैक्टिस को देखकर ऐसा लगता है कि आप वांग हू को नहीं हरा सकते। पर कोई बात नहीं, अगर आपका नेक्स्ट टाइम भी प्रैक्टिस करने का दिल हो तो मेरे पास जरूर आ जाना। वैसे फिलहाल मैं जीत गया हूँ, इसलिए मैं ये हर्ब्स लेके जा रहा हूँ। ओके बाय। उसके जाने के बाद बेचारा यूतिन जोर जोर से रोते हुए कह रहा था कि एक तो मेरे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स भी गए, मैं पिट के अधमरा भी हो गया और अब वापस जाने के बाद सीनियर ब्रदर मुझे डांटेंगे। आखिर मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों होना था, क्योंकि आपने इतना इविल प्लान जो बनाया था। दूर से सुमू जो ये सारी चीजें अपनी आंखों से विटनेस कर रहा था, वो सोचकर हैरान रह जाता है कि आखिर यांग ने यूतिन को कैसे हराया। उसके चमचे बताते हैं कि सीनियर ब्रदर वो तो बॉडी टेम्परिंग ज्ञान की 7th लेवल पर है। ये सुनकर तो सुमू को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। वो तो कहता है कि मैंने 100 सालों की हिस्ट्री में भी ऐसा कभी नहीं सुना कि किसी बच्चे ने अपने से 3 लेवल हाई बंदे को पीट कर ढेर कर दिया हो। उनके हिसाब से तो हमारा यांग 3rd लेवल की बॉडी टेम्परिंग ज्ञान पर है, तो इसका मतलब ये है कि ये उससे 4th लेवल ऊपर है, तो फिर आखिर वो उसे कैसे हरा सकता है। वो ये सोच सोच के परेशान हो ही रहा था कि कोई पीछे से उसके कंधे पे टैप करता है। पीछे मुड़ के देखने पे पता लगा था कि ये तो यांग है, जो कि सुमो को थैंक यू बोलते हुए कह रहा था कि थैंक यू सीनियर ब्रदर, आपने ये सारा सेटअप मेरे लिए रखा जिसकी वजह से मुझे इतने सारे हर्ब्स मिल गए। वो कहता है कि अगर नेक्स्ट टाइम अगर आपको किसी को भेजना हो ना तो मुझे पहले से ही बता देना, मैं खुशी खुशी उनसे फाइट कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनकर तो सुमो भी लाइक तुझे कैसे पता लगा कि वो मैंने भेजा था। वो बिना छुपाए बता देता है, कल जब आपके साथ वो आए थे तो मैंने उन्हें देख लिया था। मेरे पास वैसे तो कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है। ये बोलते हुए वो सोमो को टीज कर रहा था। यांग की बातें सुनने के बाद तो वो दांत पीसते हुए कह रहा था कि इसका मतलब ये है कि तूने मुझे अपने प्लान में फंसाया। पर यांग बड़े ही इनोसेंटली आंसर देते हुए कह रहा था कि मैंने कहाँ प्लान बनाया, प्लान तो आपने बनाया था, मैं तो बस उसे फॉलो कर रहा था। इसके बाद तो वो उनसे कहता है कि आपका दिन अच्छा हो, मैं चलता हूँ। यांग के इस तरीके के एटीट्यूड और बिहेवियर की वजह से सुमो तो बुरी तरीके से किलस चुका था, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए बस किल्सन के मारे उसका नाम लेता रह जाता है। इसी मजेदार सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। आज की एक्सप्लेनेशन और एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ डोंट वरी नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आ जाएगा। हेलो एवरीवन, तो इस सीरीज के पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे सुमो बेइज्जत होने के बाद यांग को फंसाने के लिए एक और प्लान बनाता है, जहां उसका वफादार साथी यूतिन जाकर यांग को अपनी बातों में लपेटकर उसे पीटने वाला था। पर हमारा यांग तो इतना ज्यादा चालाक है कि वो यूतिन को उसी के प्लान में ट्रैप करते हुए एक तो उसे हरा देता है और दूसरा उसके पास से अपनी कल्टीवेशन के लिए काफी सारे लो ग्रेड के हर्ब्स जीत लेता है। और फिर वो सोमो को जाकर चिढ़ा भी रहा था, ये बताते हुए कि उसे तो इस प्लान के बारे में पहले से ही पता था। बेचारा सोमो ये जानने के बाद कि उसका पत्ता कट गया
उसकी तो और ज्यादा किलस जाती है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यांग को दिखाते हैं जो कि कल्टीवेशन कर रहा था, वो भी उन हर्ब्स का यूज करके जो वो जीत के लाया है। इन हर्ब्स को यूज करते हुए उसकी कल्टीवेशन तेजी से इम्प्रूव हो रही थी। स्पिरिचुअल एनर्जी उसकी बॉडी से रिलीज होने के साथ साथ वो हमें बताता है कि वो बॉडी टेम्पररिंग की 7th realm पर पहुंचने वाला है, जिसके साथ ही उसकी बॉडी अब विंड ब्लो नाम की उस टेक्निक को यूज कर पाएगी। साथ ही उसकी बॉडी का ऑरा पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। 7 से 9th लेवल तक वो विंड ब्लो की टेक्निक को अच्छे से यूज कर सकता है। 9th लेवल के बाद उसकी बॉडी फायर एनर्जी रिलीज करने लगेगी, जिसकी वजह से वो हेवन और अर्थ की एनर्जी को यूज कर पाएगा। यांग हमें बताता है कि फाइट करने की वजह से भी उसकी बॉडी की प्रैक्टिस तेजी से इम्प्रूव हो रही है। वो धीरे धीरे अपने फोकस को इंक्रीज करते जा रहा था। फाइनली 7th लेवल को अचीव करने के बाद वो तो अपने बिस्तर पे जंप करने लगता है कि कमाल हो गया। उसे यकीन नहीं हो रहा कि वो लड़का जो कि 3rd लेवल पर अटक कर रह गया था वो 7th लेवल पर पहुंच गया है। अब यांग अपनी प्रैक्टिस को बंद नहीं करना चाहता था, उसे अपनी पावर और ज्यादा इंक्रीज करनी है, इसीलिए वो और सारे हर्ब्स को जलाकर बैठ जाता है कल्टीवेशन करने। उसे तेजी से अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करता हुआ देखकर दूर से सुमो जो कि उस पर नजर रख रहा था, वो कहता है कि कौन से मॉन्स्टर ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया, आखिर ये इतनी तेजी से ब्रेक थ्रू कैसे कर रहा है। सुबह ही तो इसे 5th लेवल पर देखा था और ये अचानक से 7th लेवल पर पहुंच गया। सुमो वहाँ पर अपनी पूरी गैंग के साथ आया था। उन सभी ने मास्क लगाकर चुपके यांग पर नजर रखने का प्लान बनाया था। क्योतिन कहता है कि बॉस हमें शोभा देता है क्या, हम आधी रात को इस बकवास से लड़के पर नजर रख रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसे कल्टीवेशन कंप्लीट करने के बाद आप सुबह चैलेंज करके इसकी अच्छी से धुलाई कर सकते हैं। क्योतिन की बातें सुनने के बाद हमारा सुमो कहता है कि पागल हो गया है क्या, जिस तरीके से इसने तेरी खटिया खड़ी की, तुझे क्या लगता है कल्टीवेशन कंप्लीट करने के बाद ये मुझे नहीं पीटेगा। मैं सुमो, इसके हाथों से मार खाने के बाद मेरी कैसी इज्जत रह जाएगी सबके सामने, इसलिए मैंने जो प्लान बनाया है हम उसी पर काम करेंगे। और फिर हमें पता लगता है कि हमारे सुमो का प्लान क्या है। क्योतिन कहता है कि सीनियर ब्रदर, अगर हम चुपके से जाकर इसे पीछे से मारेंगे तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। अगर लोगों को पता लग गया तो वो कहेंगे कि हमने इतना बड़ा इलीगल काम किया है, किसी पर स्नीक अटैक किया है। पर सुमो तो उन सभी को डांटते हुए कह रहा था कि अपनी बकवास बंद करो, मुझे बस ये जानना है कि ये तेजी से अपनी कल्टीवेशन को कैसे इम्प्रूव कर रहा है, इसलिए हमें बस इसके सोने का इंतजार करना है। जैसे ये सो जाएगा हम जाएंगे, इसे मार कर बोरे में बंद कर देंगे और फिर इसकी पूरे घर की तलाशी लेने के बाद हम पता लगाएंगे कि ऐसी कौन सी चीज है जिसका यूज करने के बाद इसकी कल्टीवेशन इम्प्रूव हो रही है। वो उन सभी को अभी भी डरता हुआ देखकर कहता है कि फिक्र मत करो, मेरे ग्रैंडफादर 2nd एल्डर हैं, इसलिए जो कुछ भी होगा मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूंगा। अगर किसी को भी पता लगा तो तुम मेरे ऊपर इल्जाम लगाकर पीछे से निकल जाना, ठीक है। अब ये सुनने के बाद तो उसके चमचे रेडी हो जाते हैं, लेकिन उन्हें खुद पर कॉन्फिडेंस अभी भी नहीं था। वो सभी आपस में डिस्कस करते हुए कह रहे थे कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम सभी यांग काई को पीट सकते हो। वो सभी लोग तो एक साथ अपनी गर्दन नाम में हिलाते हुए मना करने लगते हैं। काफी देर तक वेट करने की वजह से सुमो को लग रहा था कि यांग काई सो गया है, इसलिए वो अपने 2 चमचों को आगे भेज कर कह रहा था कि जाकर चेक करो कि वो सोया है या नहीं, और अगर सोए तो उसे पीट कर लाल कर देना। वो दोनों आगे तो बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही यांग के घर के आगे पहुंचते हैं वहाँ जाकर बेहोश हो गए थे। यहाँ सुमो को समझ नहीं आता कि आखिर ये दोनों बिना किसी अटैक के हिट होकर गिर कैसे गए, पर यूदियान का दिमाग बहुत तेज था। वो समझ आता है कि ये दोनों चमचे एक्टिंग कर रहे हैं ताकि उन्हें जाकर यांग को पीटना ना पड़े। वो तो कहता है कि ब्रदर आप आगे मत जाइए, हो सकता है कोई खतरा हो, मैं जाकर चेक करता हूँ। और फिर वो ये कहते हुए आगे बढ़ने लगता है कि मुझे भी एक्टिंग करनी होगी वरना तो ये मुझे फंसा देंगे। वहाँ जाने के बाद वो देखता है कि सच में ये दोनों एक्टिंग कर रहे हैं, तो वो भी ऐसे एक्टिंग करने लगता है जैसे कि वो किसी पॉइजनस गैस से इफेक्ट हो गया हो। वो कहता है कि सीनियर ब्रदर यहाँ से चले जाइए वरना आपको भी ये गैस इफेक्ट कर देगा। सोमो बेवकूफ है, लेकिन इतना भी नहीं, जाकर उन सभी को किक मार के जगाने लगता है कि मेरे सामने एक्टिंग कर रहे हो। उनकी अच्छे से क्लास लगाने के बाद वो डिसाइड करता है कि वो खुद ही जाकर यांग को सबक सिखाएगा। पर जैसे ही वो डंडा उठाकर यांग के दरवाजे को हल्का सा ओपन करता है, यांग जिस मेडिसिन को एब्जॉर्ब कर रहा था उसकी स्मेल इन तक पहुंच जाती है। अब आप लोगों को तो पता है कि वो गैस पॉइजनस है, इसलिए तो सोमो उसे स्मेल करते ही वहाँ पर नीचे गिर गया था। उसकी ऐसी हालत देखने के बाद ये तीनों चमचे कह रहे थे कि बॉस आपने हमें कहा कि एक्टिंग मत करो, लेकिन अब आप खुद एक्टिंग कर रहे हैं। पास जाने के बाद वो कह रहे थे कि बॉस आपकी एक्टिंग तो सच में बहुत ज्यादा रियल है। सोमो जिसकी सच में पॉइजन की वजह से हालत खराब हो गई थी, वो उन्हें पीटते हुए कह रहा था कि घोंचू यहाँ पर सच में पॉइजनस गैस है जिसकी वजह से मैं इफेक्ट हो रहा हूँ, देख मेरी आंख लाल हो गई है। दरवाजा ओपन होने की वजह से धीरे धीरे ये स्मेल उन सभी को भी आने लगी थी। अचानक से उन सभी की आंखें रेड हो जाती हैं और वो खुद पर से अपना कंट्रोल खो देते हैं और एक दूसरे के साथ ही फाइट करने लग जाते हैं।
यूतियान और सुमो जो कि एक दूसरे से चिपके हुए थे वो भी एक दूसरे की पिटाई करने लगते हैं। अब रात के अंधेरे में इस तरीके का शोर शराबा हमारे यांग के कानों में भी पहुंच जाता है। वो तो अपने फर्नेस को छुपाते हुए कह रहा था कि अच्छा हुआ बाल बाल बच गया, आज तो उसे इस पॉइजनस गैस ने बचा लिया। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें काफी सारे बच्चे अरीना में प्रैक्टिस करते हुए दिखाते हैं। यांग वहाँ पर पहुँच गया था उनके साथ प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि पिछली रात ही उसे पता लग गया था कि फाइट करने की वजह से भी उसकी कल्टीवेशन तेजी से इम्प्रूव होती है। वहाँ के बच्चे तो उसे देखकर उसका मजाक उड़ाते हुए कह रहे थे कि सीनियर ब्रदर आप यहाँ पर क्या करने आए हैं, सफाई? वो इस बात पर जवाब देते हुए कह रहा था कि सफाई तो मैं कब का कर चुका हूँ, फिलहाल तो मुझे तुम लोगों के साथ प्रैक्टिस करनी है। उन्हें तो लग रहा था कि जैसे मौका मिल गया हो। वो सभी एक साथ यांग के सामने आते हुए कह रहे थे कि चलिए एक साथ फाइट करते हैं। अब वो सभी एक साथ आगे बढ़ के उसके ऊपर अटैक कर पाते, हमारा यांग उन्हें रोकते हुए कह रहा था कि पहले मैं तुमसे थोड़ा सेक्ट रूल के बारे में डिस्कस तो कर लूं। सेक्ट रूल के हिसाब से अगर आपको कोई स्टूडेंट चैलेंज करता है तो फिर आप एक हफ्ते तक किसी और डिसाइपल के साथ फाइट नहीं कर सकते, लेकिन आप एक बारी में कितने भी लोगों को चैलेंज कर सकते हो, है ना? वो सभी जूनियर्स थे इसलिए उन्हें ज्यादा डिटेल में नहीं पता था, तो वो कहते हैं कि हाँ सीनियर आपने बिल्कुल ठीक कहा। यांग कहता है कि मैं जितने लोगों के साथ फाइट करूंगा मेरी कल्टीवेशन उतनी तेजी से इम्प्रूव होगी, और हाल फिलहाल में मैंने कोई चैलेंज नहीं हारा, इसलिए वो उन सभी से कहता है कि मैं अकेले तुम सभी को एक साथ चैलेंज करूंगा। अब वो सभी लोग तो सोच रहे थे कि अच्छा बकरा मिल गया है हलाल करने के लिए, तो वो भी खुशी खुशी रेडी हो जाते हैं। यांग ने उनकी कम नॉलेज का फायदा उठाते हुए उनके साथ फाइट स्टार्ट कर दी थी। एक जूनियर तो एक काफी पावरफुल फिश तैयार करते हुए यांग के मुंह पर मारने वाला था, लेकिन उसकी बॉडी इतनी ज्यादा हार्ड थी कि इस बंदे के हाथ में दर्द हो जाता है। वो तो अपने बाकी साथियों से कह रहा था कि मेरा तो हाथ ही टूट गया, इनकी बॉडी बहुत ज्यादा हार्ड है। पर दूसरा वाला बच्चा उसे मोटिवेट करते हुए कह रहा था कि इन्हें तो हर कोई हरा देता है, तुम भी हरा दोगे, कोशिश करते रहो। पर यांग उसकी बकवक से इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि सबसे पहले पंच मारकर उसी का खेल खत्म कर चुका था। बच्चे तो ये अटैक देखने के बाद शॉक रह जाते हैं कि आखिर ये सीनियर कब स्ट्रॉन्ग हो गए। यांग तो कहता है कि डरो मत, तुम सभी एक साथ अटैक करो, बिंदास। बस फिर क्या था, वो सभी एक साथ टूट पड़ते हैं। जहाँ पहले तो यांग उनके अटैक्स को डॉज कर रहा था और फिर एक एक पंच में ही सभी को ढेर करते जा रहा था। उसके पंचेस और किक्स इतने ज्यादा स्ट्रेंथफुल थे कि किसी बच्चे को दोबारा खड़े होने का मौका ही नहीं मिलता। यांग काई ने अब तक काफी सारे स्टूडेंट्स को पछाड़ दिया था, इसलिए वो बाकियों से कहता है कि तुम भी शर्माओ मत, आगे आओ। पर वो सभी तो डर जाते हैं। वो कहते हैं कि जाकर सीनियर सुमो से इसकी शिकायत करनी होगी ताकि वो आकर इसे अच्छा मजा चखाएं। आधे बच्चे तो उठ के चले जाते हैं, सिर्फ एक ही बंदा रह जाता है। यांग तो सोच रहा था कि कहीं मैंने कुछ ज्यादा जोर से तो लात नहीं मार दी। यांग उस बंदे की हेल्प करना चाहता था, लेकिन वो बंदा अब यांग से इतना ज्यादा डर जाता है कि अपनी लंगड़ी टांग के साथ वहाँ से भाग गया था। इधर दूसरी तरफ हमें सुमो को दिखाते हैं जो इस बात पर गुस्सा कर रहा था कि एक तो वो रात में देर तक फाइट करता रहा और सुबह भी उसकी आंख देर से खुली। तब जाके यूतियान उसे बताता है कि ब्रदर, जो स्मेल हमने यांग काई के घर के बाहर स्मेल की थी वही सेम फ्रेग्रेंस मुझे आपके रूम से सुबह सुबह आई। इसका मतलब ये है कि यांग काई ने आपके रूम में वो फ्रेग्रेंस फैलाई होगी। ये सुनकर तो सुमो को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो बदतमीज लड़का, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ ऐसे साजिशें करने की। तभी वहाँ पर उसके सभी जूनियर्स आ जाते हैं जो कि उसकी टीम में थे। वो तो कह रहे थे कि सीनियर ब्रदर, हमें यांग ने बहुत बुरी तरीके से पीटा, वो इतना ज्यादा पावरफुल हो गया कि उसके एक एक पंच से हम सभी लोग काफी बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। अब अपने लोगों की ऐसी हालत देखने के बाद तो सुमो को यांग पर और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे समझ नहीं आता कि वो उसे कैसे सबक सिखाए। तभी यूतियान कहता है कि बॉस, जो फ्रेग्रेंस हमने रात को स्मेल की थी उसे स्मेल करने के बाद लोग पागल हो जाते हैं, अपना कंट्रोल खो देते हैं और किसी से भी फाइट करने लगते हैं। कहीं यांग के सभी चैलेंजेस जीतने की वजह यही तो नहीं कि कहीं वो उसी फ्रेग्रेंस का यूज करता हो बच्चों पर, या फिर वो किसी खास तरीके की जड़ी बूटी का यूज करके अपनी कल्टीवेशन बढ़ा रहा हो। अब यूतियान की बातों से तो हमारे सुमो का खून आधा किलो जल चुका था। उस पर तो वो लंगड़ी टांग वाला डिसाइपल आकर कहता है कि बॉस, आपको हमारे लिए उस यांग से बदला लेना होगा। ये सभी तो ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कि जंग में शहीद होकर आए हो। सुमो तो दांत पीसते हुए कह रहा था कि मैं उस कमीने को जान से मार दूंगा। यहाँ यूतियान, जो कि उन सब में सबसे ज्यादा समझदार और थोड़ा बेवकूफ भी है, वो अपने मन में सोच रहा था कि यांग काई की स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, अब तो मेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि उसने मेरा चेहरा भी देख लिया। इसका मतलब अगला नंबर मेरा है, मुझे ही कुछ करना होगा। तो वो हमारे सुमो के सामने आते हुए कह रहा था कि बॉस, मुझे लगता है कि ये दुनिया एक खेल है, कोई जीत जाता है कोई हार जाता है, हमें इस बात को जाने देना होगा अपनी किस्मत समझकर। ज्यादा गुस्सा हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं, आपको गुस्सा थूक देना चाहिए। गुस्सा थूकने की बजाय तो उसका गुस्सा इसकी बातें सुनने के बाद बढ़ता जा रहा था। वो उसकी कुटाई लगाते हुए कहता है कि अपनी बकवास बंद कर, अगर तूने एक लफ्ज और बोला ना तो मार मार के तेरी खटिया खड़ी कर दूंगा।
अब मुझे ऐसा कोई प्लान बताओ कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मुझे उस यांग काई को अच्छा सबक सिखाना है। पहले तो यूतियान बहुत कोशिश करता है कि वो उसे रोक ले। वो कहता है कि सीनियर ब्रदर, गुस्सा हमारी सेहत के लिए सही नहीं है, थूक दो। पर फिर उसे भी समझ आ गया था कि उसके सीनियर ब्रदर बिना बदला लिए शांत नहीं होने वाले। इसलिए प्लान पूछने पर वो उसके कान में कुछ खुसफुसाता है, जिसे सुनकर वो कह रहा था कि क्या ये काम करेगा। उसके हाँ बोलने पर वो कहता है कि ठीक है, जो तुमने कहा है वैसा ही करना। नेक्स्ट सीन में हमें यांग को दिखाते हैं, जो एक क्लिफ के किनारे बैठकर यही सोच रहा था कि पिछले कुछ दिनों से वो सिर्फ 7th लेवल पर ही अटका हुआ है। पर खास बात ये है कि उस सोल स्टोन ने 4th लेवल को भी अनलॉक कर लिया, जिसकी वजह से उसे न्यू मार्शल आर्ट मूव्स मिले हैं, जिसका नाम ट्रू यांग जुए है। इसे प्रैक्टिस करने के लिए उसे ऐसी जगह पर जाना था जहाँ पर यांग एनर्जी ज्यादा हो। वो कल्टीवेशन मेथड इतना ज्यादा अच्छा है जिससे बॉडी की यांग एनर्जी धीरे धीरे इंक्रीज होगी। साथ ही उसकी बॉडी के डेंटियन से स्ट्रॉन्ग होंगे और उसकी बॉडी का कोर और भी ज्यादा स्पिरिचुअलाइज्ड हो जाएगा। ये बोलते हुए वो अपनी कल्टीवेशन को कंटिन्यू रखता है, जहाँ कल्टीवेशन करते हुए हम उसकी बॉडी के कोर को साफ साफ देख पा रहे थे, जो उसके पेट से उसके गले तक आ चुका था। इसकी वजह से उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी काफी तेजी से एनहेंस हो चुकी थी। वो तो बहुत ज्यादा अमेज फील करते हुए कह रहा था कि ये एनर्जी तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। ये मार्शल आर्ट मूव तो इतना काम का है कि मैं इसके बेनिफिट्स गिनवा भी नहीं सकता। इसे प्रैक्टिस करते हुए तो मेरी बॉडी अपर लिमिट तक पहुंच चुकी है। वो हमें बताता है कि ऑल्दो ये टेक्निक बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन इसे प्रैक्टिस करना उतना ज्यादा ही मुश्किल है। वो तो सड़ा सा मुंह बनाते हुए कह रहा था कि अब मुझे कंटिन्यू करते रहना होगा, चाहे मुझे कितनी ही तकलीफ क्यों ना हो, लेकिन हाँ, ये पावर बहुत औसम है। ये बोलते हुए वो तेजी से आसपास की यांग एनर्जी को अब्सॉर्ब करने लगता है। ज्यादा यांग एनर्जी हो जाने की वजह से उसकी बॉडी जलने लगी थी। काफी देर तक ये अनबेरेबल पेन बर्दाश्त करने के बाद फाइनली उसकी बॉडी एक तेज एनर्जी रिलीज करती है, जिसके साथ ही वो तेजी से अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर चुका था। अब सक्सेसफुली अपने लेवल को इंक्रीज करने के बाद वो काफी खुश था, लेकिन उसकी बॉडी गर्मी की वजह से तपने लगती है। उसका पूरा चेहरा रेड हो गया था। यांग की पावर इस बार इतनी ज्यादा एक्सट्रीम थी कि आसपास के पेड़ भी बुरी तरीके से हिल जाते हैं, जैसे कि कोई आंधी आई हो। यांग काई को पता था कि यांग एनर्जी की वजह से उसकी बॉडी बुरी तरीके से हीट अप हो जाएगी, इसलिए उसने खुद को ठंडा करने के लिए वहाँ पर पहले ही ठंडा पानी रखा हुआ था, तो वो उस बकेट में नहा लेता है। अपनी पावर को और भी ज्यादा तेजी से बढ़ाने के लिए ये लड़का बहुत ज्यादा डेस्परेट था। सूरज की रोशनी थोड़ी सी कम हो जाने के बाद वो सोच रहा था कि क्या मुझे नेक्स्ट डे का वेट करना होगा, क्योंकि सूरज की रोशनी की वजह से उसे प्रॉपर यांग एनर्जी मिलती रहेगी। ये बहुत ज्यादा जिद्दी है, इसलिए डिसाइड करता है कि वो छप्पर पर बैठेगा, जिससे उसे सूरज की रोशनी मिलती रहेगी। शाम तक अपनी कल्टीवेशन को कंटिन्यू रखने के बाद वो फाइनली थक कर सो जाता है, ये सोचते हुए कि चलो जैसे ही कल सुबह सूरज निकलेगा वो फिर से अपनी कल्टीवेशन को करने लगेगा। अब उसे बस थोड़े से मेडिसिन की जरूरत थी, जिसे बनाने के लिए उसे मिस्टर मैंग के पास जाना होगा, क्योंकि हर्ब्स तो वही ला कर देंगे। वो खुद को मोटिवेट करते हुए उठता है कि तभी उसे जंगल से एक चमकती हुई चीज नजर आती है। अब इतनी रात को जंगल में क्या चमक रहा है, जिसे जानने की जिज्ञासा इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो आधी रात में ही जंगल जाने का डिसाइड करता है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि आखिर जंगल में उसे ऐसा चमकता हुआ क्या मिला। हेलो एवरीवन। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे यांग की पोल ऑलमोस्ट खुलने ही वाली थी, लेकिन उसका वो पॉइजनस हर्ब्स उसे बचा लेता है, जिसके फ्रेग्रेंस की वजह से सोमू और उसके सारे चमचे आपस में ही लड़कर घर को वापस लौट जाते हैं। यांग को जब पता लगता है कि स्टूडेंट के साथ फाइट करने की वजह से उसकी स्ट्रेंथ इम्प्रूव होती है, तो वो काफी सारे स्टूडेंट्स को चैलेंज करके उन्हें पीट देता है। और ये खबर जब सोमू तक पहुंचती है तो अब तो यांग उसका जानी दुश्मन बन गया था। यहाँ अपने कल्टीवेशन लेवल को इम्प्रूव करने के लिए यांग को एक और मार्शल आर्ट मूव्स मिल जाता है, जिसे प्रैक्टिस करने के लिए उसे बहुत सारी यांग एनर्जी की जरूरत थी। रात में उसे एक जंगल से एक चमकती हुई चीज नजर आती है, जिसके पीछे पीछे वो जंगल पहुँच जाता है। इस पार्ट की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि जंगल जाते हुए यांग को ड्रैगन माउंटेन क्लिफ नजर आती है। उस क्लिफ एंड के पास पहुँचने के बाद उसे नीचे एक लावा नदी नजर आ रही थी, जहाँ से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग यांग एनर्जी रिलीज हो रही थी। उस यांग एनर्जी को चेक करते हुए वो कहता है कि अगर मैंने अपने छत की रूफ पर जाकर चेक नहीं किया होता तो मुझे कभी इस जगह के बारे में पता नहीं लगता। और फिर वो फटाफट वहाँ पर कल्टीवेशन करने लगता है, क्योंकि वहाँ की यांग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। वो एक ड्रैगन फॉर्म में अपीयर होते हुए यांग की बॉडी के अंदर घुसते जा रहा था, जिससे उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा फायर रिलीज होने लगता है। यांग इस परफेक्ट प्लेस पर बैठकर रात से लेकर सुबह तक कल्टीवेशन करते जा रहा था। लगातार कल्टीवेशन करने के बाद जब वो फाइनली ब्रेक थ्रू करके अपनी पावर को चेक करता है, तो वो एक ड्रॉप की फॉर्म में फायर रिलीज कर पा रहा था। ये फायर ड्रॉप देखने के बाद कहता है कि ऑल्दो तो ये काफी ज्यादा छोटा है, लेकिन फिर भी इसका अटैक बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। और वो हमें इसे टेस्ट करके भी दिखाता है, जहाँ उसके थोड़े से ही अटैक करने के बाद वहाँ पर मौजूद एक पत्थर चकनाचूर हो चुका था।
यांग अपने मन में सोचता है कि इतनी जल्दी वो इस अटैक को सबके सामने नहीं लाएगा जब तक कि कोई क्रिटिकल मोमेंट नहीं आ जाता। उसके ऐसा सोचते ही उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई पीछे से उसे देख रहा हो। खतरा महसूस होने पर वो इंस्टेंट रिएक्ट करते हुए उस फायर ड्रॉप का यूज करते हुए अटैक थ्रो कर देता है, पर उसके पीछे तो एक ओल्ड मैन मौजूद थे जो बड़े ही तेजी से उसके इस अटैक को डॉज कर लेते हैं और फिर वो उसके पास पहुंचकर एक फिंगर से ही धक्का मार के उसे काफी पुश कर चुके थे। इतना जबरदस्त थ्रो होने के बाद भी यांग खुद को संभाल लेता है। वो एल्डर तो यांग को देखकर कह रहे थे कि इतनी छोटी उम्र में ही तुमने फायर ड्रॉप बनाना सीख लिया, ये तो कमाल की कल्टीवेशन है तुम्हारी, साथ ही तुम्हारा अटैकिंग सेंस भी बहुत फास्ट है, मैं तो इम्प्रेस हो गया। यांग भी खुद से यही सवाल कर रहा था कि पहले तो उसके अटैकिंग सेंस इतने ज्यादा अच्छे नहीं थे, फिर वो इतने फास्ट कैसे हो गए। शायद ये उसकी कल्टीवेशन और गोल्डन असुरा बॉडी का कमाल है। वो तो उस एल्डर से माफी मांगते हुए कह रहा था कि सीनियर मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बिना सोचे समझे आप पर अटैक कर दिया। वो एल्डर उससे कहते हैं कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि तुम्हें देखकर तो मुझे अपना एक पुराना दोस्त याद आ गया। वो भी ऐसे ही पागलों की तरह कल्टीवेशन करता था। मैं और वो यांग एनर्जी को प्रैक्टिस करते थे। हमारा अक्सर यहाँ इस पवेलियन में आना जाना था। यांग उनकी बातें सुनने के बाद कह रहा था कि एल्डर क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपको इस जगह के बारे में कैसे मालूम है। वो एल्डर बताते हैं कि ये जगह पूरी तरह से यांग एनर्जी से भरी हुई है, इसलिए जो भी यांग की को प्रैक्टिस करना चाहता है वो यहीं आता है। इसके अलावा लिंगशिया पवेलियन में जो भी बुरे काम करते हुए पकड़ा जाता है उन प्रिजनर्स को यहाँ लाकर सजा दी जाती है। शायद तुम्हें इस जगह के बारे में नहीं पता, लेकिन लिंगशिया पवेलियन में इस जगह के बारे में कम बात की जाती है। यांग तो ये जानकर हैरान हो गया था कि प्रिजनर्स को यहाँ लाकर सजा दी जाती है। वो पूछता है कि ऐसा क्यों किया जाता है। वो एल्डर बताते हैं कि आज से 100 सालों पहले जब यहाँ पर डीमंस का राज बहुत ज्यादा बढ़ गया था, वो लोगों को मारते जा रहे थे, तब एक कल्टीवेटर मसीहा सामने आया जिसने अपनी डिवाइन स्वॉर्ड का यूज करते हुए इस क्लिफ पर ये बनाया। उनके डिवाइन स्वॉर्ड के जबरदस्त स्लैश की वजह से यहाँ पर ये लावा नदी क्रिएट हो गई और सारे के सारे डीमंस इसमें गिरकर मारे गए। तब से लेकर आज तक ये जगह बहुत ज्यादा फेमस है। इसे ड्रैगन वैली के नाम से जानते हैं। साथ ही बुरे लोगों को यहाँ लाकर इसीलिए सजा दी जाती है। उन डीमंस को मारने के बाद धीरे धीरे यहाँ पर लोग बसने शुरू हुए और लिंगशिया पवेलियन का निर्माण हुआ। ये एल्डर बताते हैं कि वैसे तो ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन ये लिंगशिया पवेलियन का ओरिजिन है। तुम जानते हो लिंगशिया पवेलियन बनाने के पीछे का मकसद क्या था? डीमंस को मारने के बाद भी उनके मन में ये खतरा मौजूद था कि कहीं वो डीमंस वापस से जिंदा ना हो जाए। इसलिए इस सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें लिंगशिया पवेलियन बनाना पड़ा और तब से लेकर आज तक यहाँ पर बच्चे मार्शल आर्ट सीखते हैं और उनका सिर्फ एक ही मकसद है, बुराई को इस दुनिया से खत्म करना। वो ओल्ड मैन बताते हैं कि ये ड्रैगन वैली यांग एनर्जी का एक भंडार है जिसे हम ट्रेजर के तौर पे भी देख सकते हैं, लेकिन आजकल के बच्चे इन्हें इग्नोर कर देते हैं। यांग तो उनसे पूछ रहा था कि क्या आप इसी ट्रेजर को यहाँ पर देखने के लिए आए हैं। वो ओल्ड मैन बताते हैं कि नहीं, वो तो किसी को ढूंढने आए थे, पर शायद वो उन्हें अभी नहीं मिलेगा, इसलिए वो वहाँ से जाने लगते हैं। यांग के पूछने पर भी वो नहीं बताते कि वो किसे ढूंढने आए हैं। उनके जाने के बाद यांग यही सोच रहा था कि क्या सच में ये यांग एनर्जी एक ट्रेजर है। वो अपने मन में सोच रहा था कि अगर वो उस ओल्ड मैन की बातों को इग्नोर कर देगा तो इसके असर उसे बाद में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए वो इन बातों को याद रखेगा। फिलहाल तो वो वहाँ से जाने का प्लान करता है क्योंकि रात भर वहाँ गुजारने की वजह से उसे अपना घर भी तो चेक करना था। वैसे मैं एक चीज बताना तो भूल ही गई, इन एल्डर का नाम एल्डर 11 है, जिनका नाम सुनने के बाद यांग सोच में पड़ गया था कि उसने आज से पहले ऐसे एल्डर के बारे में लिंगशिया पवेलियन में तो नहीं सुना, पर एल्डर की बातों से तो कहीं से भी नहीं लगा कि वो लिंगशिया पवेलियन के बाहर से हैं। इनकी ये गुत्थी शायद हमें आने वाले एपिसोड में सुलझती हुई दिखे। फिलहाल तो यहाँ दूसरी तरफ जैसे ही हमारा यांग अपने घर के बाहर पहुँचता है, दरवाजा ओपन देखने के बाद वो अपने मन में सोच रहा था कि मैं तो दरवाजा बंद करके गया था, फिर किसने खोल दिया। वो तो ये सोचते ही गुस्से से भर गया था कि पक्का ये वही बेवकूफ सुमो होगा, ये मुझे फिर से परेशान करने के लिए मेरे घर में घुस गया। अंदर ताका झाकी करने के बाद वो तो सुमो को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे नजर आती है वो सीनियर सिस्टर जो कि वहाँ आराम से उसके बिस्तर पर सो रही थी। उन्हें वहाँ देखने के बाद तो यांग को 440 वोल्ट का झटका लगता है। भाई जरा सोच के देखो, आप सुबह अपने घर से बाहर जा रहे हो और वापस आकर आपको देखने को मिले कि वहाँ पर एक लड़की सो रही है। यांग की आहट से अब तक सीनियर सिस्टर की भी आंख खुल गई थी और वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं। जो सवाल हमारे मन में था वही सवाल हमारे यांग के मन में भी था। वो उन्हें देखने के बाद कहता है कि सीनियर सिस्टर आपका नाम क्या है। वैसे ये सवाल करने के बाद उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि कैसे ही पहली मुलाकात में लड़की से लड़की का नाम पूछ रहा है, वो कितना ठरकी साउंड कर रहा होगा। पर सीनियर सिस्टर कहती है कि मेरा सरनेम जिया है। ये पता लगने के बाद तो यांग उनसे पूछ रहा था कि सीनियर सिस्टर जिया आखिर आप यहाँ क्या कर रही हैं। वो तो कह रही थी कि इस तरीके से तुम्हारे कमरे में तुमसे बात करना बहुत अजीब लग रहा है। यांग का कहना था कि ठीक है, फिर हम चांद की रोशनी के नीचे बात कर लेते हैं।
उसे तो अपनी हर बात पे गुस्सा आ रहा था कि किस तरीके से बिहेव कर रहे हो तुम लड़की के साथ। पर सीनियर सिस्टर तो इस बात को इग्नोर करते हुए कह रही थी कि कोई तुम्हारे लिए यूनिफॉर्म देकर गया है, मैं दोपहर को आई थी तुम्हें देने के लिए, पर तुम्हारा वेट करने पर भी तुम नहीं आए और वेट करते करते मेरी आंख लग गई। अब ये सुनने के बाद तो हमारा यांग उस सामान को लेते हुए कह रहा था कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से मैं जल्दी आ जाऊंगा, और फिर खुद को डांटते हुए कह रहा था कि बेवकूफ, नेक्स्ट टाइम का मतलब क्या होता है? क्या तुम मुझसे प्रॉमिस कर रहे हो? तुम चाहते हो कि वो दोबारा तुम्हारा इंतजार करे? सीनियर सिस्टर जिया भी नर्वस होकर कहती है कि तुम जल्दी आओ या नहीं आओ, इससे मुझे क्या, मैंने तो सामान देना था, मैंने दे दिया। ये बोलने के बाद वो फटाफट वहाँ से भाग जाती है। वैसे उनकी हरकतों से देखकर लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा नर्वस है। उनके जाने के बाद यांग यही सोच रहा था कि पक्का ये वही जंगल वाला बंदा होगा जिसने उसके ड्रेस को फटा हुआ देखकर उसके लिए 2 जोड़ी नए कपड़े भिजवा दिए। उसे वो बंदा बहुत ज्यादा अच्छा लगा। रात में यांग सोते हुए खुद से एक ही सवाल करने लगता है कि कोई लड़की आखिर उसके बेड पे क्यों सोएगी, क्या वो उसे पसंद करती है? और फिर खुद को डांटते हुए कह रहा था कि बेवकूफ, क्या सोच रहे हो, सो जाओ। पर सीनियर सिस्टर शिया तो उसे सच में पसंद करती है क्योंकि वो बाहर से उसे देख रही थी, वो भी बड़े प्यार से। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें सुमो के चमचे यूटियान को दिखाया जाता है जो कि सुमो की तरफ से एक वार्निंग लेटर लिखकर आया था जिसमें उसने यांग को चैलेंज करते हुए सेक्ट के बाहर बुलाया था। अपनी तरफ से यूटियान ने उसमें कुछ पॉइंट्स ऐड कर दिए थे कि अगर हिम्मत है तो जरूर आना। सुबह उठने के बाद जैसे ही यांग की नजर उस लेटर पे पड़ती है, उसे पढ़ने के बाद वो कह रहा था कि लगता है ये सोमू आजकल पिट कर ही मानेगा। अब ये मुझे सेक्ट के बाहर बुला रहा है ताकि इलीगल चीजें कर पाए, पर वो डरता नहीं है। ये सोचकर खुश हो जाता है कि चलो अब तो उसके पास फायरबॉल एनर्जी भी है जिसे वो रिलीज करके उसे अच्छा मजा चखा सकता है और फाइट करने से उसकी स्ट्रेंथ इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये सोचकर वो तो जाने के लिए रेडी था। यहाँ हमें सेक्ट के बाहर सुमो को दिखाते हैं जिसके पास यूटियान पहुँच गया था। ये जानने के बाद कि यांग को उसका लेटर मिल गया, वो रेडी होने लगता है। फॉर्म अप करते हुए कह रहा था कि आज तो सेक्ट के बाहर मैं उसे बहुत अच्छे से पीटने वाला हूँ। यहाँ मुझे किसी चीज का डर नहीं होगा और सेक्ट के अंदर जाने के बाद मैं हाथ खड़ी कर दूंगा कि कोई बाहर से आकर उसे पीट गया, फिर तो एल्डर्स भी हमें कुछ नहीं बोल पाएंगे। ये सोचकर तो उसे गूस बम्स आ रहे थे। सुमो की बातों के बीच में तभी यूतियान को एक बंदा नजर आता है जो कि अपनी गैंग के साथ आ रहा था। यूतियान सुमो को देखकर बताता है कि बॉस, ये फेंग्यू टावर का बॉस चैंग है। उन्हें अपनी तरफ आता देखकर तो सुमो कह रहा था कि मैं तो यहाँ पर उस यांग को सबक सिखाने आया था, मुझे क्या पता था कि बाकी लोग भी यहाँ जाएंगे। यूतियान का कहना था कि बॉस यहाँ से चलते हैं, खामखा इनसे बहस करके क्या मिलेगा हमें। पर सुमो तो ठहरा शॉर्ट टेम्पर्ड बंदा, वो कहता है कि क्यों जाएंगे भाई हम यहाँ से, मैं तो इससे फाइट करके जाऊंगा, तुम्हें डर लगता है क्या? यूटियान को पता था बहुत अच्छे से। वो कहता है कि आप तो ठहरे गुस्से के तेज इंसान, आपको क्या पता सामने वाली पार्टी स्ट्रॉन्ग भी तो हो सकती है, आज तो पिटना पक्का है भाई। सामने से चैंग अपने गैंग के साथ आगे बढ़ते हुए कह रहा था कि आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे फेंग्यू टावर के सेक्ट में एंटर करने की। अब उसकी बातें सुनने के बाद तो हमारे सुमो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि कब से ये जंगल तुम्हारे फेंग्यू टावर का हो गया? वो लोग तो कहते हैं कि अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, ये एक्सेप्ट कर लो कि ये हमारे सेक्ट का एरिया है और यहाँ से दफा हो जाओ। पर सुमो तो एक और सन की इंसान है, वो कहता है कि नहीं जाता, क्या कर लेगा बता, तुझे क्या लगा मैं 9th लेवल पर होकर तुझसे डरूंगा? वो बंदा भी इसकी बातें सुनने के बाद भड़क चुका था। इनमें फाइट शुरू हो ही पाती कि तभी वहाँ पे कई सारी पिंक स्पिरिचुअल बटरफ्लाईज आ जाती हैं। इन बटरफ्लाईज को देखने के बाद फेंग्यू टावर के लोग तो खुश हो जाते हैं, लेकिन सुमो को पता था कि ये कौन है। वो कहता है कि ये ब्लडी औरत हूँ मैं। वो तो आते ही चैंग से कहती है कि चैंग ब्रदर, आखिर आप क्या कर रहे हैं? अगर आप इन लोगों के साथ फाइट करेंगे और आपको चोट लग जाएगी तो आप सेक्ट में जाकर क्या जवाब देंगे? मैं नहीं चाहती कि इन लोगों से पिटने के बाद मेरे सेक्ट के लोग काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाए। उसकी बातें सुनने के बाद चैंग शांत नहीं होता बल्कि और भी ज्यादा भड़कते हुए कह रहा था कि तुम्हें क्या लगा हुए इन जैसे कीड़े मकोड़े के अंदर हिम्मत है मुझे हर्ट करने की? अब ये वाला डायलॉग सुनने के बाद तो सुमो का पारा चढ़ जाता है। वो कहता है कि जबान संभाल के बात कर वरना जबान खींच के हाथ में रख दूंगा। तुझे क्या लगा कि मैं तुझसे डरता हूँ? मेरी कल्टीवेशन भी बहुत हाई है, अगर हिम्मत है तो लड़के देख ले। यहाँ यूतियान को पता था कि ये लड़की क्या करने की कोशिश कर रही है। असल में तो ये दोगली बनते हुए सबके सामने ऐसा दिखा रही है जैसे कि वो फाइट रोकने वाली है, पर अंदर ही है अंदर तो वो इन दोनों लड़कों को उकसाने का काम कर रही है जिससे वो दोनों यहाँ पर फाइट करें। यूतियान की बातें बिल्कुल सही थी क्योंकि अब तक इनमें लड़ाई शुरू हो चुकी थी। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए काफी पावरफुल पंचेस थ्रो कर देते हैं, पर जैसे ही दोनों के पंच आपस में टकराते हैं बेचारे सुमो के तो हाथ में चोट लग गई थी। उसे समझ नहीं आता कि ये बंदा इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया क्योंकि वो बॉडी टेम्परिंग रियल्म को क्रॉस करते हुए 11th रियल्म पर पहुंच गया था। चैंग तो टशन खाते हुए कहता है कि क्या तू डर गया? हमने सेम डे पर कल्टीवेशन स्टार्ट की थी, लेकिन देख तू बॉडी टेम्परिंग रियल्म पर अटका है और मैं दूसरे रियल्म पर पहुंच गया। और अब देखते ही देखते उन दोनों टीमों के बीच में काफी जबरदस्त फाइट होने लगती है।
यांग जो कि तेजी से उसी माउंटेन की तरफ आगे बढ़ रहा था, उसे भी फाइट की आवाज सुनाई देती है। तो वो फटाफट जाकर देखता है कि उसकी सेक्ट के लोग काफी बुरी तरीके से पिट रहे हैं थैंक यू टावर के लोगों के हाथों से। बेचारे सुमो का तो हाल बेहाल कर दिया था इस चैंग ने मार मार कर। वो तो उसके ऊपर चढ़ के बैठकर काफी जोर जोर से पंचेस बरसा कर उसे लाल पीला करते जा रहा था। वो कहता है कि बता, अब हार मानता है, कहता है कि ये हमारी टेरिटरी है। सुमो था तो काफी ज्यादा घमंडी, लेकिन एक बात मानना पड़ेगा, वो बहुत ज्यादा जिद्दी है। इतना ज्यादा पिटने के बाद भी कहता है कि बेवकूफ है क्या, तुझे लगा तेरे कमजोर मुक्के खाने के बाद मैं तुझसे हार मान जाऊंगा? नहीं, ये हमारा प्लेस है। वो तो उसे और बुरी तरीके से पंचेस मारकर उसका खून निकालना शुरू कर देता है। यहाँ यांग ये सब देखने के बाद अपने मन में सोच रहा था कि उसने सुमो को अंडर एस्टिमेट किया। वो तो सच में बहुत ज्यादा ही ढीठ है, हार मानने वालों में से नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसा ही हाल तो हमारे यांग का भी है। वो पिटने के बाद भी हार नहीं मानता। अब उसे हार ना मानता देखकर ये लड़की जाते हुए कह रही थी, चैंग ब्रदर, मुझे तो लगता है कि अगर आप इसे एक और पंच मारेंगे तो ये यहाँ पर मर जाएगा। अब आप इसे जाने दीजिए, वैसे भी आपने इसकी बहुत ज्यादा बुरी हालत कर दी है। यांग ये सुनने के बाद कह रहा था कि इसके कमजोर पंचों से मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, और तू दोगली औरत चली जा यहाँ मेरी नजरों के सामने से, वरना अगर मुझे मौका मिला तो सबसे पहले तुझे ही मजा चखाऊंगा। अब अपने सेट की सबसे खूबसूरत लड़की की बेइज्जती सुनने के बाद तो चैंग से रहा नहीं जाता। वो एक और जबरदस्त पंच थ्रो कर देता है, पर गर्दन को साइड करते हुए सुमो ने ये वाला पंच डॉच कर लिया था, जिससे तो जमीन में गड्ढा हो जाता है। और ये देखकर तो चैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो अपने दोनों हाथ को जोड़ते हुए एक पावरफुल अटैक तैयार कर चुका था। पर इससे पहले कि वो ये अटैक हमारे सुमो पर कर पाता, यांग पहले तो आगे बढ़ते हुए उसे एक जोरदार तमाचा जड़ता है और फिर घूमकर एक जबरदस्त किक मारता है। ये किक खाने के बाद तो वो उड़ता उड़ता काफी पीछे जा चुका था। उसकी हालत देखने के बाद तो वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक रह जाते हैं कि ये किसने किया। यांग को अपनी हेल्प करता देखकर तो सुमो भी हैरान था, ये सोच रहा था कि ये उसकी हेल्प क्यों कर रहा है। पर यांग तो अपने पवेलियन के लोगों को इस तरीके से पिटता हुआ नहीं देखने वाला था, इसलिए वो तैयार हो जाता है फाइट के लिए। और इसी इंटरेस्टिंग से सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो क्या आप आगे आने वाली फाइट के लिए एक्साइटेड है? कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।